हो गए हैं सब ब्रज होस्ट हो गए। यस सर, हाँ आप होस्ट हो गया। हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। बाकी लोग म्यूट कर दें, बाकी लोग म्यूट कर दें, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, बाकी लोग म्यूट कर लें अपने आप को। अभी भी आवाज आ रही है, अभी भी आवाज आ रही है, म्यूट कर लें अपने आप को। वसीम रोल नंबर 85 आप म्यूट कीजिए। सर श्वेता कुमारी सर। श्वेता अपने आप को म्यूट करिए। एक वसीम सर, हाँ वसीम रोल नंबर 85। हाँ ठीक है सर, हो गया। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बात की। ब्रज जी आप आगे कोई भी आए तो आप उसको एडमिट करिएगा। अभिषेक जी आएंगे, उनको एडमिट करिएगा। यस सर, हम चाहे तो यहाँ से सबको भी हम म्यूट कर सकते हैं सर, आपको छोड़ा के। हाँ अगर वैसा हम लोग को क्वेश्चन पूछना रहता है बीच बीच में। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है आप लोग अपने आप को ही म्यूट कर लीजिए। तो हाँ, तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ये बात जान ली और समूची दुनिया को इससे परिचित कराया कि ये एक स्क्रिप्ट है जिसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं। और वसीम ऑफ कीजिए, आप वसीम को ऑफ कीजिए। आप वसीम को ऑफ कीजिए। ब्रज जी वसीम को ऑफ करिए। ब्रज जी वसीम को ऑफ करिए। ओके सर। सबूत चाहिए कि नहीं, गवाह चाहिए कि नहीं? वसीम को ऑफ कीजिए ब्रज। ओके। क्या गलती है हम तो बैठे में? हाँ क्या करना? अभिषेक जी, ये अमित जी, अभिषेक जी को कहिए कि मुझे कॉल नहीं करे, डिस्कनेक्ट होता है वो जो है ना। आप बोल दीजिए कि ब्रज जी को बना दिया गया है, वो एडमिट हो जाए केवल। हाँ, तो जब 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट की पहचान कर ली, उसका उद्वाचन कर दिया, उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, तो उसके बाद जो बात सामने आई कि ये अभिलेख किसी देवानाम पियदस्सी नाम के राजा का है। अब एक फिर नई समस्या खड़ी हो गई। तब तक भारत में जितने भी इतिहास जानने के स्रोत थे, चाहे वो स्मारक हो, साहित्य हो, सिक्के हो, मूर्तियां हो, जो भी प्राप्त हुए थे, उन सभी में से देवानाम पिय नाम का कोई राजा का उल्लेख नहीं था। अब एक बहुत बड़ी नई समस्या खड़ी हो गई कि एक ऐसा राजा है जो अपने प्रजा को इस प्रकार का आदेश देता है, इस प्रकार एक नए धर्म की व्याख्या करके उसको मानने का आदेश देता है, एक कलिंग महायुद्ध जैसे घटना का वर्णन करता है जिसमें कि लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बनाए गए, जनसंहार हो गया, और कोई इतना प्रतापी राजा है और उसका उल्लेख देवानाम पिय नाम का राजा है और उसका उल्लेख किसी साहित्य में नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। आखिर ये राजा है कौन? विद्वानों ने इस पर अपना माथापच्ची करना प्रारंभ किया और बहुत माथापच्ची करने के बाद जेम्स प्रिंसेप ने ही इसकी पहचान की, और वो पहचान भी उन्होंने गलत की। उन्होंने श्रीलंका के राजा तिस, श्रीलंका में एक राजा हुए तिस, जिसका उल्लेख आर्य मंजू मूल श्रीकल्प जो ग्रंथ है उसमें हुआ है। उस ग्रंथ में श्रीलंका में तिस नाम के एक महान राजा का उल्लेख हुआ है, जो कि अपने आप को देवानाम पियदस्सी भी कहता था।
ऐसी स्थिति में जेम्स प्रिंसेप ने उसकी पहचान टिस के रूप में कर दी और तब इतिहास में ये बात सामने आने लगी कि श्रीलंका के राजा टिस ने एक समय में पूरे भारत पर अधिपत्य कर लिया था। ऐसा इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि एक तो अभिलेख में वर्णित घटनाएं इस संबंध में इशारा करती थी और दूसरी बात है कि लगभग पूरे भारत में ये अभिलेख प्राप्त हो रहे थे और पूरे भारत में अभिलेख प्राप्त होने का अर्थ ही है कि जिस भी शासक का ये अभिलेख है वो लगभग पूरे का शासक था, क्योंकि किसी भी शासक का सामान्यतः अभिलेख उसके शासन क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है। कोई शासक दूसरे शासक के क्षेत्र में, दूसरे राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर अपना अभिलेख नहीं अंकित करवाएगा, दूसरे राज्य के प्रजा को अपना आदेश नहीं जारी करेगा। तब ये बात इतिहास में सम्मिलित की जाने लगी कि एक ऐसा भी काल था जिसमें श्रीलंका के राजा टिस ने संपूर्ण भारत पर अधिपत्य कर लिया था। उसने एक नए धर्म को बढ़ावा दिया था और वो एक अत्यंत ही महान राजा था। फिर ये समस्या हो गई, जब इतना महान राजा था तो वो एकाएक विलुप्त कैसे हो गया और फिर वो बाद के कालों में श्रीलंका जैसे छोटे क्षेत्र के शासक के रूप में हमारे सामने क्यों है। तो ये क्वेश्चन बना रहा, इसलिए पूरे विश्व को टिस के में पहचान को मानने में सहूलियत नहीं हुई और इस पर लगातार सवाल उठते रहे। इस समस्या का समाधान 1915 ईस्वी में 1837 और उसके बाद 1915, कितने वर्ष का अंतर हो गया, 37 और 3 40, 63 और 15, 63 10 73 5 78, 78 वर्ष के बाद इस समस्या का समाधान हुआ। 78 वर्ष तक संपूर्ण विश्व इसी भ्रांति में रहा कि ये अभिलेख श्रीलंका के राजा टिस का है, जिसकी पहचान जेम्स प्रिंसेप ने की थी। 1915 ईस्वी में पुरातत्वविदों को गुर्जरा और मास्की, चिकमगलूर के पास कर्नाटका में एक ही जगह है, गुर्जरा और मास्की, इसमें एक ऐसा अभिलेख मिला इसी देवानामपिय प्रियदर्शी राजा का, जिसमें उसने अपना नाम देवानामपिय प्रियदर्शी अशोक लिखा। जैसे ही 1915 ईस्वी में मास्की के पास ये अभिलेख मिला, भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी समस्या का तत्काल समाधान हो गया, क्योंकि साहित्य के द्वारा अशोक के बारे में सब लोग परिचित थे। जो भी बौद्ध साहित्य है, पाली साहित्य है, उस साहित्य के मार्फत से सब लोग परिचित थे कि अशोक एक महान राजा इस देश में हुआ था। अब जब ये अभिलेख मिला तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई भी संशय नहीं रह गया कि देवानामपिय प्रियदर्शी नाम का जो राजा है वो श्रीलंका का राजा टिस नहीं है, अपितु भारतीय राजा है, मौर्य वंश का शासक बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसका शासनकाल 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। और इस पहचान के साथ ही भारत का प्राचीन इतिहास एकदम से परिवर्तित हो गया। जो टूटी कड़ियां थी, जो इतिहास में घटनाएं एक दूसरे से नहीं मिल रही थी, वो घटनाएं आपस में तत्काल जुट गई और भारतीय इतिहास को, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को एक कंटिन्यूटी मिल गई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार की जो घटना है और उसके जो पतन की परिस्थितियां हैं, इन सारे घटनाओं को तारतम्य मिल गया और एक कंटिन्यूटी मिल गई और मौर्यकालीन इतिहास का निर्धारण करना आसान हो गया।
मास्की के पास यह अभिलेख जब 1915 ईस्वी में मिला, उसके कुछ ही समय बाद मास्की के बगल में ही गुर्जरा नाम का स्थान है, वहां पर भी ये अभिलेख तत्काल प्राप्त हुए उसके कुछ ही समय बाद, जिसमें भी देवा नाम पियदस्सी अशोक लिखा हुआ था। तो इस प्रकार भारतीय इतिहास में अशोक से संबंधित घटनाएं, उनकी उपलब्धि, उनकी कृतियां, उनकी शख्सियत, उनके अचीवमेंट्स, उसके कैरियर के बारे में जो धुंध था, जो वो चीज हमें और पूरे विश्व को 1915 ईस्वी में गुर्जरा और मास्की में अशोक के अभिलेख मिलने के बाद ये समस्या तत्काल समाधान हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि डी.आर. भंडारकर जो प्रख्यात इपिग्राफिस्ट हैं, भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने अशोक के अभिलेख के आधार पर ही अशोक का पूरा इतिहास लिख दिया। डी.आर. भंडारकर महोदय ने अशोक के अभिलेख के ही आधार पर केवल और केवल अशोक के अभिलेख का उपयोग करते हुए अशोक का पूरा अभिलेख लिख दिया, क्योंकि भारतीय इतिहास में अशोक ही एक ऐसा शासक है जिसके अभिलेख बहुत भारी मात्रा में और उसके शासन काल के से संबंधित विभिन्न वर्षों के रूप में एक सीरीज के रूप में हमको प्राप्त है, जिसके कारण अशोक के इतिहास को निर्धारित कर पाना इतिहासकारों के लिए, पुरातत्वविदों के लिए, लिपि शास्त्रियों के लिए आसान हो गया। अब जब हम अशोक के अभिलेखों की पृष्ठभूमि जान गए हैं कि उसकी भाषा और लिपि क्या थी, किस पृष्ठभूमि में, किस बैकग्राउंड में अशोक का अभिलेख पूरे विश्व के सामने आया, तब हम अब इस बात पर आते हैं कि अशोक के अभिलेख कहाँ मिले, किस रूप में मिले, कितनी संख्या में मिले। तो जब हम इस बात की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमें 3 रूपों में मिले। अशोक के अभिलेख हमें 3 रूपों में प्राप्त हुए। पहला है शिलालेख, और ये शिलालेख भी हमें 2 तरह के मिले हैं। एक बड़े शिलालेख जिसको हम लोग मुख्य शिलालेख बोलते हैं, और दूसरा एक कैटेगरी है लघु शिलालेख। अशोक के अभिलेख जो हमें 3 रूपों में मिले हैं, उसका पहला रूप है शिलालेख, और ये शिलालेख भी हमें 2 तरह से प्राप्त हुए हैं। एक जिनमें कंटेंट ज्यादा है, पंक्तियां ज्यादा है, उसे मुख्य शिलालेख, और एक अन्य रूप जिसमें पंक्तियां कम हैं उसको लघु शिलालेख बोलते हैं। दूसरा जो प्रारूप है अशोक के शिलालेख के मिलने का, वो प्रारूप है स्तंभ लेख। अशोक ने अपने शासन काल के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तंभों का निर्माण कराया, जिसको हम लोग अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, और उस स्तंभों के शीर्ष पर विभिन्न पशुओं की आकृति को भी स्थापित कराया, अंकित कराया। और ये सारे थे, ये चुनार, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नामक जगह है, वहां एक जगह है चुनार। जब आप वाराणसी से आगे बढ़ेंगे तो वाराणसी से इलाहाबाद जाने के क्रम में मिर्जापुर के पास जहां विंध्याचल मंदिर है, विंध्यवासिनी का, आपको एक चुनार नाम का स्टेशन मिलेगा। उस चुनार नामक स्थान में बलुआ पत्थर पाया जाता है। उसी चुनार से प्राप्त बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया
अशोककालीन स्तंभों के निर्माण को करने में, और मौर्यकालीन जितनी भी कलाकृतियां हैं जिसकी विशेषता चिकनापन और पॉलिश है। मौर्यकालीन पत्थर के कलाकृति की मुख्य विशेषता पॉलिश और चिकनापन है। ये आज के भी संसार के लिए अद्वितीय बात है कि किसी भी प्रकार के ऊपर में लेप के प्रयोग के बिना ही शीशे की तरह चमक कलाकृति में आ जाए। और ये मौर्यकालीन कला की विशेषता है, जिसको तराश करके ही, बलुआ पत्थर को तराश करके ऐसी कलाकृति बनाई गई जिसमें चिकनापन और शीशे के तरह चमक थी। तो ये सारे पत्थर चुनार से लाए गए जो सैंडस्टोन थे, बलुआ पत्थर। और इन्हीं बलुआ पत्थरों से अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्तंभों का निर्माण कराया, जिसके ऊपर पशु आकृति को अंकित कराया और उस स्तंभों पर लेख लिखे गए, इंस्क्रिप्शन अंकित कराए गए। और इसी इंस्क्रिप्शन को हम लोग स्तंभ लेख बोलते हैं। तो पहला शिलालेख हो गया, दूसरा स्तंभ लेख हुआ, और अशोक का जो तीसरा मतलब गुफा। गुफा मीन्स केव। जैसे बटेश्वर जाएंगे आप लोग कहलगांव के पास, तो वहां काफी गुफाएं हैं। आप लोग जब भी बटेश्वर जाएं तो वहां आपको बहुत सारे गुफाएं मिलेंगे बटेश्वर के पत्थरगट्टा हिल में, गंगा के किनारे, जिसमें सबसे मुख्य गुफा है पातालपुरी गुफा, जो कि शमशान घाट के ठीक सामने है, जो कि पाल कालीन शासकों ने बनवाया था। तो गुफा या गुहा कैसा होता है ये देखना हो तो बटेश्वर जाके देख सकते हैं। उसी तरह जहां पर बटेश्वर का मंदिर है, उस तरफ पहाड़ी के तरफ 84 मुनि गुफा एक लाइन से बनी हुई है। तो ये गुफाएं आप वहां देख सकते हैं, अपने आसपास का ही क्षेत्र है। तो अशोक ने भी गया और जहानाबाद जिला के सीमा में, वर्तमान गया और जहानाबाद जिला के क्षेत्र में बराबर की एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है बराबर की पहाड़ी। उस बराबर की पहाड़ी में आजीविकों, शर्मनों और भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। और वो गुफाएं मौर्यकालीन कलाकृतियों के अनुसार उसी तरह चमकदार और एकदम से पॉलिश युक्त चिकना है वो गुफा। और उन गुफाओं में भी अभिलेख, इंस्क्रिप्शन अंकित कराए। तो ये तीसरी जो टाइप्स हुई, तीसरा जो प्रकार हुआ अशोक के अभिलेख का, ये हुआ गुहा लेख। तो 3 प्रकार के अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हैं। शिलालेख, जिसमें से मुख्य शिलालेख और लघु शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहा लेख, जो कि श्रमणों, आजीविकों को निवास करने के लिए, साधना करने के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया और उसमें अभिलेख लिखाए गए। ये 3 अभिलेख हमें अशोक के प्राप्त होते हैं विभिन्न रूपों में, जिसे हम सबको जानना चाहिए। अब एक एक करके हम लोग तीनों रूपों पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग शिलालेख की चर्चा करते हैं। अशोक के जो शिलालेख है उसकी 2 कैटेगरियां हैं, जैसा हम लोगों ने चर्चा किया, मुख्य शिलालेख और लघु शिलालेख। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं। अशोक ने 14 मुख्य शिलालेख अंकित कराए, 14। अशोक के मुख्य शिलालेखों की संख्या हो गई 14। मतलब 14, जैसे किसी एक किताब में 14 चैप्टर होते हैं, तो क्या होती है, सभी चैप्टर में अलग अलग बातें लिखी होती हैं। उसी तरह अशोक ने जो शिलालेख अंकित करवाए, उसमें मुख्य रूप से जो बड़े शिलालेख हैं, जिसे हम मुख्य शिलालेख कहते हैं, वो 14 हैं। मतलब 14 शिलालेखों में अलग अलग बातें लिखाई गई है। और ये 14 शिलालेख
8 जगह से मिले। ये कंसेप्ट क्लियर करिए। शिलालेख की संख्या 14 है। मतलब मान लीजिए कि एक कोई किताब है जिसमें 14 चैप्टर है, तो वो किताब हमें 8 जगह से मिल सकती है कि नहीं? इसका अर्थ हुआ कि उस 8 जगह में 14 शिलालेख मिले हैं, 14 की संख्या में। और वो 8 जगह कौन कौन सा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग, कि अशोक के जो मुख्य शिलालेख हैं वो जो भारत में 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 14 मुख्य शिलालेख थे जो विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए। वो 8 स्थान हैं। पहला है शहबाजगढ़ी। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम आज की भारत की बात नहीं करते हैं। जब हम अशोक के इतिहास की बात करते हैं तो उस अशोक के इतिहास को बात करने के लिए के दरमियान अशोककालीन भारत के मैप पर हमको जाना पड़ेगा। और अशोककालीन भारत के मैप का अर्थ है वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन का कुछ हिस्सा। तो ये 8 स्थान पर मिले हैं, जिसमें पहला है शहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा। शहबाजगढ़ी कहाँ है? वो है पेशावर में, पाकिस्तान में। शहबाजगढ़ी के सामने लिख लीजिए पेशावर, पाकिस्तान। दूसरा है मानसेहरा, ये भी पाकिस्तान में है, हजारा डिस्ट्रिक्ट में। मानसेहरा पाकिस्तान में, हजारा डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा है कालसी। कालसी ये वर्तमान में भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में। चौथा हो गया गिरनार। गिरनार काठियावाड़ में है, जो कि गुजरात में। गिरनार पहाड़ी काठियावाड़ में है, जो गुजरात में है। वहां भी अशोक का हमें अभिलेख मिला है, चौथा स्थान। पांचवा स्थान हो गया धौली, भुवनेश्वर के पास है, उड़ीसा में। धौली भुवनेश्वर के पास। धौली धौली क्या बोले सर? धौली 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 धौली। क्या बोले? पांचवा धौली। धौली 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 भुवनेश्वर के पास है, उड़ीसा में। पांचवा है, सॉरी छठा है जौगढ़ जी, ये उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद सातवां है एर्रगुडी। एर्रगुडी, ए रा पर रे गुडी। एर्रगुडी जो कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। और आठवां है सोपारा। सोपारा एक बंदरगाह शहर था प्राचीन भारत में, जो कि महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में है। महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में है सोपारा। तो ये 8 मुख्य शिलालेख हुए। 40 मिनट होने को है, फिर अगर कट जाए तो फिर आप लोग फिर से रीएडमिट होइएगा एक टर्म और। अगर 40 मिनट के बाद ये कटेगा ही। हाँ सर मात्र 6 मिनट बचा है सर। क्या? 6 नंबर में क्या था? 6 नंबर में जौगढ़ 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 गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। पहला शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान। शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान। सर तीसरा क्या था सर? तीसरा कालसी। कालसी कालसी देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून। सर दूसरा मानसेहरा। मानसेहरा
नंबर 2 मानसेरा, हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। सर ठीक है, अभिषेक जी से सर, आत्मा। पूछना चाह रहे थे सर। हाँ बोलिए। सर इसमें जो मतलब कि जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मेरे सिस्टम में सेव होगा या फिर हमको डाउनलोड करना पड़ेगा? तो ये बाद में अभिषेक जी से बात कर लीजिएगा। जी सर। हाँ सर आत्मा बताइए ना। हाँ, कौन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अभी अभिषेक जी मेरी आवाज जा रही है? अभिषेक जी मेरी आवाज जा रही है? अभिषेक को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ Yes, sir. तो इस बार भरत जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो डाउनलोड करेंगे। इस बार जो कटेगा, इस बार जो एडमिट होगा तो वो आपको होस्ट बनाऊंगा और आप करिएगा, नहीं तो टाइम बर्बाद होता है उसमें। 8 नंबर में क्या बोले? ठीक है? सोपारा? यस सर। हाँ 8 नंबर सोपारा महाराष्ट्र, थाने डिस्ट्रिक्ट, थाने महाराष्ट्र। इन 8 जगहों पर अशोक के अभिलेख मिले हैं, जो कि संख्या में कितने हैं? 14 संख्या में कितने हैं? 14। हाँ, लेकिन इन 8 जगहों से प्राप्त 14 अभिलेखों के विषय में 2 महत्वपूर्ण बात है जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, और इसको ध्यान से सुनिए। इन 8 जगहों में धौली और जौगड़, आप लोगों ने लिखा है धौली और जौगड़, इन दोनों जगह अभिलेख संख्या 12 और 13 अंकित नहीं है। अभिलेख संख्या 12 और 13 धौली और जौगड़ में अंकित नहीं है। इन 8 जगहों में जो 14 अभिलेख हैं, उनमें से धौली और जौगड़ में अभिलेख संख्या 12 और 13 अंकित नहीं है। ये बाकी 6 जगह से इस मामले में ये अलग है, धौली और जौगड़ का अभिलेख। और ये क्यों हुआ? ये क्या कारण था कि ऐसा हुआ? इसका मुख्य कारण है कि ये दोनों अभिलेख, धौली और जौगड़, ये कलिंग क्षेत्र के हैं। जो कलिंग युद्ध हुआ था अशोक का, उसी क्षेत्र में ये दोनों अभिलेख हैं। और कलिंग विजय के पश्चात जब अशोक ने यहाँ अपना अभिलेख अंकित कराया, तो उसमें अभिलेख संख्या 12 एवं 13 को अंकित नहीं कराया, और उस 12 एवं 13 के जगह पर अलग से कलिंग प्रलेख संख्या 1 और कलिंग प्रलेख संख्या 2, अभिलेख संख्या 12 और 13 के स्थान पर धौली और जौगड़ में अभिलेख संख्या 12 और 13 के स्थान पर धौली और जौगड़ में कलिंग प्रलेख संख्या 1 और कलिंग प्रलेख संख्या 2 अंकित कराया। और इसका कारण था कि चूंकि ये दोनों अभिलेख कलिंग के क्षेत्र में थे, और कलिंग युद्ध के बाद की परिस्थितियों में कलिंग की प्रजा को कुछ विशेष रूप से अशोक संबोधित करना चाहता था, कुछ अलग बातें करना चाहता था। जैसे क्लास में अगर कोई 2 लड़का बदमाशी कर दिया, तो जो क्लास में जो बातें बोलते हैं शिक्षक, उसके अलावे भी उसको अलग से बुला के 2 बात समझाते हैं कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया। तो यही समझ लीजिए, इसी तरह अशोक का जो धौली और जौगड़ का मुख्य अभिलेख है, इसमें अशोक ने अभिलेख संख्या 12 और 13 को अंकित नहीं करवा करके स्पेशल अलग से कलिंग प्रलेख संख्या 1 और कलिंग प्रलेख संख्या 2 अंकित कराया, जिसमें लिखी बातें केवल कलिंग के लोगों के लिए थी। बाकी जो 14 अभिलेख हैं, उसमें से सारी बातें पूरे देश की प्रजा के लिए थी। लेकिन इस कलिंग प्रलेख में जो बातें संख्या 1 और 2 में अंकित कराई गई, वो केवल
कलिंग के लोगों के लिए। तो ये अशोक के मुख्य 14 अभिलेख जो 8 स्थान में पाए गए हैं उसके संबंध में जानकारी दी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अशोक के अभिलेखों में, शिलालेखों में जो लघु शिलालेख प्राप्त हुए, लघु शिलालेख हम उसको इसलिए बोलते हैं, उसमें जो कंटेंट है, जो पंक्तियां हैं, जो बातें लिखी गई है वो कम है, कम पंक्तियों में, छोटा है अच्छा। और ये जो लघु शिलालेख हैं ये 13 की संख्या में प्राप्त हुए। नंबर ऑफ स्मॉल इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज 13। 13 की संख्या में लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो